नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 40 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 40 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर एस आकार का है। अगर बात की जाए ऐसा कौन सा महासागर है जो एस शेप का है, तो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक जो महासागर है ये एस आकार का है। अगर मैं बात करता हूँ महासागरों की, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि दुनिया के अंदर या विश्व के अंदर कुल कितने महासागर है, तो आप वैसे याद नहीं रख पाएंगे। आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ, पैसा। महासागर जब भी पूछे जाएंगे तो आपने क्या ट्रिक याद रखनी, पैसा। पैसा से पी से होगा पैसिफिक ओशियन, बीस दूसरा है अटलांटिक, फिर है इंडियन जिसको हिंद महासागर कहते हैं, फिर है साउथर्न ओशियन दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अब क्वेश्चन परीक्षाओं में क्या क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अगर आपको सीरियल वाइज जाएंगे, सीरियल वाइज आप बोल सकते हैं पहले पे प्रशांत आता है, दूसरे पे अटलांटिक ओशियन आता है, तीसरे पे इंडियन या हिंद महासागर आता है, चौथे पे साउथर्न ओशियन जिसको अंटार्कटिक भी कहते हैं, और पांचवें पे आता है आर्कटिक। तो अगर मिलाने को आए तो भी गलत नहीं करेंगे। जहां पे बात हो रही थी शेप की, एस आकार का तो है अटलांटिक महासागर। अगर क्वेश्चन कल के लिए पूछा जाएगा कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा वही कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है और सबसे जो है बड़ा भी है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन कल के लिए आ सकता है कि इसका आकार कैसा है। अगर अटलांटिक का आकार एस है तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो ट्रायंगल शेप है, याद रखना, त्रिभुजाकार। तो किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, तो याद रखना प्रशांत महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। यहाँ पे बात हिंद महासागर की भी कर लेते हैं। हिंद महासागर जो है वो एम शेप का है। किस शेप का है, आप देख सकते हैं हिंद महासागर की जो शेप है वो एम शेप है। इस बात को आपने याद रखना है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर प्रशांत महासागर की बात की जाए, मैंने बोला ये सबसे गहरा है। क्यों गहरा है, क्योंकि प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, मारियाना गर्त। मारियाना गर्त जो है वो कि 11,022 मीटर गहरी है, और फीट में बोले तो 36,000 फीट गहरी है मारियाना गर्त। इस बात को आपने याद रखना है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पूछेंगे, सबसे गहरा पूछेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप जीके के हमारे से जो हमारा बैच चला था उसके नोट्स लेना चाहते हो, जो कि पूरे अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। तो आप जो है वो बहुत जल्द हमसे कांटेक्ट कर ले, और हम आपको हैंड रिटन नोट्स ये जो बने हैं, जिसकी जो कीमत है मात्र और मात्र 99 रुपीज़ है, 200 प्लस पेजेस इसमें दिए गए हैं। अगली क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर यहाँ पे बात करते हैं मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम एक लोक नृत्य नहीं है, एक शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य भी हम इसको कहेंगे। अगर मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो मोहिनी अट्टम केरल का है। अब भारत में शास्त्रीय नृत्यों की अगर मैं बात करता हूँ, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जिनको हम क्लासिकल डांस कहते हैं, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, प्राचीन समय से। देखिए, अगर मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करता हूँ तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कि सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है, तमिलनाडु में, है ना। भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। उसी प्रकार केरल में किया जाता है दो शास्त्रीय नृत्य। तो भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे दो क्लासिकल डांस, दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, वो केरल है। कौन कौन सा होता है, एक तो आपका मोहिनी अट्टम पूछा गया है, दूसरा कौन सा, कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों के दोनों केरल में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। गुजरात में एक लोक नृत्य होता है जो कि बड़ा ही फेमस है, उसका नाम है गरबा जो है वो गुजरात में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। बिहू बहुत बार पूछा गया। बिहू जो है वो एक लोक नृत्य है, ये असम में होता है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है। रौफ जम्मू कश्मीर में होता है। यशगान जो है वो कर्नाटक में होता है। देखिए, एक शास्त्रीय नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। तो याद रखना, कच्चीपुड़ी या कुचिपुड़ी दोनों बात याद रखना। कच्चीपुड़ी खाई अंधे ने, तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा ऑप्शन में दिया, उड़ीसा का भी एक क्लासिकल डांस है जो कि बहुत ही आसान है। उड़ीसा का क्या है, उड़ीसी। अब क्वेश्चन परीक्षाओं में क्या आ सकता है कि भारत का सबसे पुराना तमिलनाडु का है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। टोटल मैंने 8 बताए। अब क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछने वाला क्या पूछ सकता है कि भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है सत्रिया। सत्रिया जो है वो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य में किया जाता है, तो ये असम राज्य में किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है।
अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ये क्वेश्चन तो मैं आपके बीच बहुत बार डिस्कस करा चुका हूँ। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये किसके द्वारा जो है डिस्कस करवाया गया था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव डिस्कस करवाया गया था, ये करवाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो पेश किया गया था। वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया था संविधान सभा में। इस बात आपको याद रखना है। अगर बात की जाए संविधान सभा की, संविधान सभा में जो टोटल संविधान सभा में अगर बात की जाए तो संविधान सभा की जो 3 बैठकें हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और पहली बैठक में बनाए गए थे पहले अस्थायी अध्यक्ष, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट, जिनका नाम था, तो पूछा जाता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब दूसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बात को आपने याद रखना है। और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पास करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। उसी प्रकार ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं, जिसको मैं प्रारूप समिति के नाम से कहूँगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, ये जो है कब बनाई गई थी? तो ये 29-30 अगस्त के आसपास बनाई गई थी और 1947 में ये बनाई गई थी। तो 30 या 29 अगस्त जो है, 29 अगस्त हम इसको कह सकते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था प्रारूप समिति को, ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसमें कुल 7 मेंबर थे। एक भीमराव अम्बेडकर थे, प्लस जो है वो 7 1 + 6, तो टोटल 7 मेंबर थे किसमें? प्रारूप समिति में। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, गलती करने की कोई भी गुंजाइश यहाँ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिंगिंग के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा नहीं है, सिंगिंग हो चाहे आपकी जैसे मूवीज़, जैसे उसमें भी कोई अच्छा गा रहा है तो उसको भी जो है वो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। देखिए कौन ग्रैमी पुरस्कार देता है? तो यूएसए में एक नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, तो क्या बोलेंगे? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस जो है वो ग्रैमी पुरस्कार को देता है। इस बात को आपने याद रखना है। और 2024 में भारत के 2 व्यक्तियों को, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, किसको मिला था? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को जो है वो ग्रैमी पुरस्कार 2024 में मिला था। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है आपको, वो इसी साल का उठाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओजोन परत इनमें से किस में होती है? देखिए वायुमंडल की कुल 5 परतें होती है। सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर यहाँ पे नहीं है, फिर है आइनोस्फियर और फिर है आपकी कौन सी? एक्जोस्फियर, सबसे बाहरी परत। अगर मैं यहाँ से आपके बीच बात करता हूँ, सबसे निचली जो परत होती है वो होती है शोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है शोभमंडल और शोभमंडल में होती है सारी की सारी मौसमी घटनाएं। उसके बाद आती है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या क्या होता है? समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत होती है। सबसे निचली तो ट्रोपोस्फियर है और इसकी हाइट जो है वो 8 से 18 या 8 से 16 किलोमीटर होती है। इस बात को आपने याद रखना है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और वायुयान भी इसी परत में पाए जाते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है, इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत की अगर मैं बात करता हूँ, ओजोन लेयर की बात करता हूँ, तो ओजोन लेयर को डॉप्सन यूनिट में जो है वो किस यूनिट में मापा जाता है? तो उसको डॉप्सन में इसकी मोटाई को मापा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ओजोन परत क्या करती है? तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनना है, परीक्षाओं में आने वाली बात है। अब क्वेश्चन परीक्षा में ये भी आता है सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं। अब अंतरिक्ष से आने वाले उल्का या मेट्रॉइड्स, जितने भी मेट्रॉइड्स आते हैं, उल्काएं आती है, वो जो है मध्य मंडल में आकर समाप्त हो जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। बात पेपर में आपको ये भी काम आ सकती है कि आयन मंडल में क्या होता है? तो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सारे जो संचार उपग्रह है, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भैया आयन मंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत और उससे बाहरी कुछ भी इसकी परत नहीं है। तो वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है वो एक्सोस्फीयर है। इस बात को आपने याद। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित रविशंकर की मित्रों अगर बात की जाए तो वो सितार बजाते हैं और सितार बजाने के लिए इनको जो है वो भारत रत्न जैसे बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है पंडित रविशंकर को। देखिए पंडित रविशंकर तो सितार बजाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वाद्य यंत्र वादक है।
यहाँ से अगर बात करता हूँ सरोद की, सरोद जो बजाते हैं वो अली अकबर खान जो है वो सरोद बजाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तबला की अगर बात करता हूँ तो तबला जो बजाते हैं वो अल्लाह रका खान और जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन ऐसे तबला वादक है भारत के जिनको पद्म श्री और पद्म विभूषण जो है वो मिल चुका है। और सबसे कम उम्र में ऐसे तबला वादक जिनको सबसे कम उम्र में जो है वो पद्म श्री मिला था, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। क्वेश्चन ये भी आता है कि संतूर कौन बजाता है, तो संतूर बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और एक भजन सोपोरी। इसके अलावा सारंगी ऑप्शन में दिया है, तो सारंगी की भी बात कर लेते हैं। संतूर की बात हो गई, शिव कुमार शर्मा जी बजाते हैं। सारंगी बजाते हैं शकूर खान और रमेश मिश्रा, इस बात को आपने याद रखना है। रुद्र वीणा बजाते हैं उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, दोनों नाम याद रखने हैं रुद्र वीणा के लिए, उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। बांसुरी बजाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूट पूछी गई है परीक्षाओं में, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। और शहनाई तो आप सभी जानते हैं कि भारत के चारों शीर्ष सम्मान जो है, सबसे शीर्ष सम्मान है भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये चारों जो शीर्ष सम्मान जो मिले हैं ये किस वाद्य यंत्र वादक को मिला है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये मिला है हमारे बिस्मिल्लाह खान को, जो कि क्या बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान की अगर बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई बजाते हैं। लाल किले पे 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही शहनाई बजाई गई थी। देखिए आज संडे है और बहुत ही डिटेल से मैं जा रहा हूँ। डिटेल से जाने का अर्थ यही है कि आज हमारे पास जो है समय है और संडे को आप सभी फ्री हुए होंगे। आज करवा चौथ का व्रत है, तो उस करके मैं थोड़ी वीडियो डाली है, क्योंकि हमारा जो है डेली पंक्चुअलिटी रहती है कि भैया वीडियो डालनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। आज मैं सोच रहा था कि ना डालूँ, आज छुट्टी रखूँ, आज हमारी माताओं बहनों का करवा चौथ है, तो उस करके मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो डाल दी है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आज की वीडियो बहुत कम लोग देखने वाले, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को कल भी देखेंगे तो चलेगा। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, मैंने क्या बोला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वह कौन है, जगदीप धनखड़। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जगदीप धनखड़ साहब भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति, इस बात को आपने याद रखना है। इससे पहले ये किसी राज्य के उपराज्यपाल भी थे। तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है, लेकिन ऐसे पहले ये पश्चिम बंगाल के क्या थे, राज्यपाल भी रह चुके, इस बात को आपने याद रखना है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इस बात को याद रखेंगे। और ओम बिरला क्या है, ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, और लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। राजस्थान के कोटा शहर से ये जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और वर्तमान में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है, लोकसभा के स्पीकर है। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका मत कैसा होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका मत जो है वो निर्णायक मत होता है। परीक्षा में पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, तो क्या बोलेंगे भैया द्रौपदी मुर्मू ही है। और क्वेश्चन ये भी पूछने वाला पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति किस जनजाति से है ये, तो अगर मैं जनजाति की बात करूँ तो ये जो है वो संथाल जनजाति से है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा का स्थायी सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा का जो स्थायी सदन है वो किसे कहा जाएगा, तो राज्यसभा का जो स्थायी सदन है वो राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा के जो मेंबर है वो 6 साल के लिए, कितने साल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का बनना चाहते हो तो अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप लोकसभा का बनना चाहते हो तो 25 वर्ष होने चाहिए। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो, तो उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया था। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राज्यसभा के जो 1/3 सदस्यों को है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है। तो कितने सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, तो 1/3 सदस्यों को जो है वो रिटायर किया जाता है। और याद रखना है कि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा की बात हो रही है तो डिटेल से मैं किसी भी क्वेश्चन पे जाता हूँ तो बहुत डिटेल से इसको डिस्कस करवाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डिटेल से अगर आप याद करोगे, डिटेल से आप अगर पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका फ़ायदा होने वाला है। और मैं चाहता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। बात हो रही है 50वें मुख्य न्यायाधीश की, और वर्तमान में भी 50वां मुख्य न्यायाधीश भारत के अंदर काम कर रहा है। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश है
डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ का पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब जो है वो 50वें मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। इस बात को याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में 33 + 1 कुल जो जज है वो 34 होते हैं। 33 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक जो है वो यहाँ पे क्या होता है, 33 जो है वो न्यायाधीश होते हैं और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। इस बात को आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन ये भी कल के लिए परीक्षा में आ सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो किसको शपथ दिलाता है, तो वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाएगा, तो राष्ट्रपति शपथ आपस में दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश को और मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा किसको, प्रेसिडेंट को। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन ये भी आया है कि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाना, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है तो कौन दिलाएगा। तो अगर राष्ट्रपति जो नहीं है, राष्ट्रपति को शपथ दिलानी और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो शपथ दिलाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश। इस क्वेश्चन को आप याद रखें, कौन दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो शपथ दिलाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि हर्ष के दरबार में राजकवि कौन थे। हर्ष के दरबार के राजकवियों की बात हो रही है। तो हर्ष के दरबार में जो राजकवि थे वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वो हर्ष के दरबार में राजकवि थे। इस बात को आपने याद रखना है। ये बात बड़े पते की बात है और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। बाणभट्ट के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ का नाम क्या है। तो बाणभट्ट के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम है कादम्बरी। तो कादम्बरी जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रिटर्न किया गया है, तो वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। हर्ष ने भी कुछ ग्रंथ या कुछ नाटकों की रचना की है, वो है जैसे कि प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है वो ग्रंथ है और नागानंद, ये सारे के सारे जो है हर्ष के द्वारा जो है लिखे गए हैं। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारे के सारे ग्रंथ हर्ष के द्वारा लिखे गए हैं। हर्ष के कार्यकाल के दौरान चीनी यात्री, तो याद रखना हर्ष के कार्यकाल के दौरान जो चीनी यात्री जो भारत आए थे उनका नाम क्या था। तो हर्ष के कार्यकाल के दौरान जो चीनी यात्री भारत आए थे उनका जो नाम था वो था हुएनसांग। हुएनसांग जो है वो हर्ष के शासनकाल के समय जो है वो भारत आए थे। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षाओं में आने वाली बात है। क्वेश्चन आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे हर्ष ने किसके साथ युद्ध लड़ा। तो नर्मदा नदी के किनारे हर्ष का एक युद्ध होता है और नर्मदा नदी के किनारे हर्ष का युद्ध पुलकेशन द्वितीय किसके साथ होता है, पुलकेशन द्वितीय, जो कि हर्ष को हरा देते हैं। तो याद रखना हर्ष की जो हार हुई थी किसने इनको हराया था, तो इनको पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है। अगर कुषाण प्रतिमाओं की बात की जाए, कुषाण प्रतिमाओं का जो सबसे बड़ा संग्रह है वो मथुरा संग्रहालय में है। कहाँ पे है, मथुरा संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह। अगर कुषाणों की बात हो रही है, देखिए कुषाणों के संग्रहालय जो है वो 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD तक जो है वो वहाँ पे रखे गए थे मथुरा संग्रहालय में। देखिए कुषाण वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है। तो कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कटफिसेस के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। देखिए जो ये मथुरा संग्रहालय है यहाँ पर जो है वो गुप्त वंशा की भी जो है गुप्ता डायनेस्टी की भी जो है प्रतिमाएं रखी गई थी और गुप्त वंश की जो स्थापना की है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन कि एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश से आया था। देखिए मार्को पोलो की अगर बात की जाए तो ये इटली से आया था। इस बात को आपने याद रखना है। और इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द बुक ऑफ सर इबन मार्को पोलो। तो ये है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी मार्को पोलो के द्वारा ही। ये बहुत आसान है क्योंकि पीछे मार्को पोलो आ रहा है। और मोरक्को का कौन था, तो मोरक्को से आया था इबन बतूता। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, पिछली सारी की सारी वीडियो देख लें और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल, हर हर महादेव, जय हिंद, जय श्रीमान, हर हर महादेव।